अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं दिन इम्तियाज़ और आप देख रहे हैं तख्ती ऑनलाइन। हम बात कर रहे थे सब की और सब की इंस्ट्रूमेंटेशन के बारे में। हमने देखा था कि सब में क्या क्या चीज़ें मौजूद थी। हमें ये पता है कि उसके अंदर अकूस्टिक इक्विपमेंट मौजूद है, 2D सोनार मौजूद है, उसके अंदर एक 4K कैमरा मौजूद था और 40,000 लुमेंस की लाइट भी मौजूद थी। उसके बाहर 4 थ्रस्टर्स थे, इंजन्स थे जो कि बिजली से चलते थे। उसमें बैटरीज भी मौजूद थी क्योंकि हमें पता है कि बहुत सा इक्विपमेंट इलेक्ट्रिकली ऑपरेटेड था। उसमें 96 घंटे की ऑक्सीजन मौजूद थी जो कि लाइफ सपोर्ट के तौर पर काम करती थी। लेकिन अब सवाल ये पैदा होता है कि आखिर इस सब को क्या ऐसा एक्सीडेंट पेश आ सकता है जिसकी वजह से इतने लोगों की ज़िंदगियां चली गई। तो मैं आपको यहाँ पर कुछ सिनेरियोज बताता हूँ जो कि हो सकते हैं, क्योंकि अभी इस पर बहुत ज़्यादा रिसर्च हो रही है कि आखिर किस वजह से ये इम्प्लोड की एकदम इसको इतना बड़ा हादसा पेश आया। तो पहला जो हमारा ख्याल है वो ये है, और ये ख्याल सिर्फ मेरा नहीं है, जो साइंटिस्ट हैं, टेक्नोलॉजिस्ट हैं, इंजीनियर्स हैं, उनका ये ख्याल है कि पावर फेलियर हो सकता है। पावर फेलियर क्योंकि ये सब बैटरीज पर ऑपरेट करती है। अब मैं ये देख रहा था कि क्या इसके पास बैकअप बैटरीज हैं, तो मुझे कहीं भी नहीं नज़र आया कि इसके पास बैकअप बैटरीज का बैंक मौजूद है कि अगर मेन बैंक फेल होता है तो इसके पास लॉस ऑफ पावर को हैंडल करने के लिए क्या चीज़ें होनी चाहिए। क्योंकि याद रखिए कि इसके थ्रस्टर्स इलेक्ट्रिकली ऑपरेटेड हैं। इसका मतलब ये है कि अगर इसके पास पावर नहीं होगी तो ये वापस नहीं आ सकती, ये ऊपर नहीं आ सकती, थ्रस्टर्स इंजन्स नहीं मूव करेंगे। तो इसलिए इसके पास इलेक्ट्रिकली जो इसके पास बैटरीज हैं, जो पावर है, क्या उसका बैकअप मौजूद था। ये एक बहुत बड़ा सवाल है जो कि शायद हमें आगे जो इसकी रिपोर्ट आएगी, जिसमें इन्वेस्टिगेटिव रिपोर्ट होगी, उसमें हमें पता चलेगा। तो अगर पावर फेल हो गया तो उसके बाद हमारे पास ना तो इंजन काम करेंगे इसके, और उसके साथ साथ इसको ऊपर आने के लिए अब ज़्यादा बायोंसी चाहिए। तो उसका एक हल ये होता है कि अजाफी लोड मौजूद होता है इस किस्म की जितने भी अंडर वाटर व्हीकल्स हैं उनमें। तो हम उस लोड को ऑफलोड करना शुरू कर देते हैं, हम उस लोड को नीचे फेंकना शुरू कर देते हैं। तो जब हम लोड को नीचे फेंकते हैं तो उससे बायोंसी इंक्रीज होती है और ये ऐसा ऐसा ऊपर आना शुरू हो जाती है। तो क्या इसके पास वो लोड मौजूद था, इसके अंदर वो लोड मौजूद था जो कि हम नीचे फेंक सकते थे ताकि अगर पावर फेलियर हो तो ये दोबारा वापस आए। तो ये एक बहुत बड़ा सवाल है जो कि इसकी टीम से हमें पूछना चाहिए। उसके साथ साथ क्योंकि ये बहुत ज़्यादा प्रेशर में अंडर प्रेशर होती है, मैंने आपको बताया था कि इसके ऊपर तकरीबन 5500 PSI 5500 PSI का प्रेशर था। ये इतना प्रेशर है जो कि एक शार्क जब बाइट करती है तो वो सिर्फ 4000 PSI, यानी कहाँ पर 5500 5500 PSI और कहाँ पर सिर्फ 4000 PSI। तो शार्क सिर्फ 4000 PSI, खैर सिर्फ तो नहीं कहना चाहिए, कि बाइट करती है। तो ये सब इतना प्रेशर फील कर रही थी कि ये शार्क के मुंह में, और अगर ये इतना ज़्यादा प्रेशर फील कर रही थी तो इसमें एक छोटा सा भी डिफेक्ट हो, छोटा सा भी मटेरियल का लॉस हो, तो इतना प्रेशर उसे इम्प्लोड कर देगा। इम्प्लोड का मतलब ये है कि बाहर बहुत ज़्यादा प्रेशर है और अंदर प्रेशर कम है, तो ये पिचक जाएगी, बिल्कुल ऐसे जैसे वैक्यूम प्रोड्यूस होता है, ये पिचक जाएगी, इसको इम्प्लोड कर देता। तो ये एक पॉसिबिलिटी है जिसकी बेसिस पर हम ये कह सकते हैं कि अगर इसके मेन फ्रेम में कहीं भी कोई डिफेक्ट हो तो ये इम्प्लोड कर जाएगी। और तीसरी पॉसिबिलिटी ये है क्योंकि इसमें इलेक्ट्रॉनिक गैजेट भी मौजूद है। मैंने आपको बताया था इसमें एक कंप्यूटर स्क्रीन भी मौजूद होती है, इसमें जॉयस्टिक भी मौजूद होती है, इसमें बैटरीज भी हैं, इसमें इलेक्ट्रिकल थ्रस्टर्स भी मौजूद हैं, इसमें लाइट भी मौजूद है। तो जहाँ पर इतना इलेक्ट्रिकल और इलेक्ट्रॉनिक्स का सामान मौजूद है वहाँ पर शॉर्ट सर्किट की या आर्क बनने की गुंजाइश रहती है। तो किसी किस्म की फायर जो कि इन चीज़ों से पैदा हो सकती है वो भी इसे बहुत बुरे तरीके से मुतासिर कर सकती है। तो ये तीसरा वर्जन हमारा ये है कि हो सकता है कि इसमें किसी किस्म की फायर हो चुकी हो और उसकी वजह से ये सारा प्रॉब्लम आया हो। लेकिन अब हमें इसका मलबा मिलता जा रहा है और उस मलबे में हमें इसकी टेल कॉर्नर्स मिले हैं और हमें इसका होलम का जो हल है ना, इसका पूरा जो हल है उसका फ्रेम मिला है, जो मेन फ्रेम है वो नज़र आया। उसको देखने के बाद पहला जो अंदाज़ा साइंसदानों ने लगाया वो ये लगाया कि इसमें इंटरनल लीकेज हुई है। जो हमने पहली बात की थी, नहीं, दूसरी जो बात की थी
कि इसमें प्रेशर बहुत ज़्यादा है आउटसाइड, तो इसमें हल्की सी भी लीकेज अगर हो या हल्का सा भी डिफेक्ट हो तो ये कोलैप्स कर सकती है। उस तरफ साइंसदानों का ख्याल जा रहा है और उनका ये कहना है कि हो सकता है क्योंकि इसके अंदर अगर हल्का सा भी कहीं भी छोटा सा क्रैक हुआ तो बाहर इतना प्रेशर है कि वो इसको कोलैप्स कर देगा। अब इसमें ब्लैक बॉक्स तो है नहीं जो हम इस ब्लैक बॉक्स को निकालें और उसके इवेंट्स को देखते रहें और पता चल जाए कि क्या हुआ है, लेकिन हम हल के उस पूरे फ्रेम को स्टडी कर रहे हैं, उसकी मेजरमेंट ले रहे हैं। अब मज़े की बात यह है कि इसमें स्ट्रेन गेज लगी हुई है। स्ट्रेन गेज प्रेशर मेजर करती है, मैंने आपको पहले भी बताया था कि प्रेशर मेजर करती है, और अगर प्रेशर ज़्यादा आ रहा है, किसी वजह से प्रेशर ज़्यादा बढ़ रहा है, तो उसे वो अलार्म दे सकती है। तो अगर उसने अलार्म दिया, क्या वो पायलट ने सुना? और फिर पायलट ने अगर सुना तो उसने आगे कम्युनिकेट क्यों नहीं किया, या उसने अलार्म ही नहीं दिया? क्योंकि अब तो ये लग रहा है कि उसने किसी किस्म का अलार्म नहीं दिया और वो एकदम कोलैप्स हुई, क्योंकि किसी किस्म का कम्युनिकेशन हमें ऐसा रिसीव नहीं हुआ जिसमें उसने बताया हो कि कोई डिफेक्ट नज़र आ रहा है या कोई अलार्म हमें आ रहा है अनयूजुअल, या किसी किस्म की ऑब्जर्वेशन आ रही है। पायलट ने ऐसी कोई चीज़ मदरशिप को कम्युनिकेट नहीं की। तो हम अब ये देख रहे हैं, डाटा ये इकट्ठा कर रहे हैं, जितने भी पीसीज हमारे पास नज़र आ रहे हैं, जितने पीसीज इकट्ठे किए जा रहे हैं, उनके ज़रिए अब देखना है कि किस तरीके से अगर ये कहीं से पंक्चर हुई है, कोई डिफेक्ट है, तो वो कैसे उसको मेजर किया जा सकता है। माइक्रोस्कोप्स का इस्तेमाल किया जा रहा है। माइक्रोस्कोप्स के ज़रिए मैंने एक और वीडियो में आपको बताया था कि जो नेचुरल होते हैं, अगर किसी भी चीज़ को डैमेज किया जाता है तो उसके क्रैक्स बनते हैं, और जब वो क्रैक्स एक जगह से दूसरी जगह ट्रैवल करते हैं तो उनको देख के हमें अंदाज़ा हो जाता है कि ये क्रैक्स कहाँ से ओरिजिनेट होते हैं और हम सोर्स पे पहुँच जाते हैं। तो जब हम मुख्तलिफ पार्टिकल्स को, मुख्तलिफ हिस्सों को देखेंगे तो हम उन क्रैक्स को जब मायना करेंगे तो हमें पता चल जाएगा कि ये क्रैक किस तरफ से आ रहा है, और अगर उनको इकट्ठा कर लिया जाए तो हम उस जगह को पिन पॉइंट कर सकते हैं जहां पर पहली मर्तबा ये डिफेक्ट आया। और यही काम हम माइक्रोस्कोप्स के ज़रिए कर रहे हैं। हम उन क्रैक्स को देख रहे हैं और हम देख रहे हैं कि पहली जो ब्रीच है वो कहाँ पर हुई। अब सवाल ये बनता है कि क्या इस सब को किसी थर्ड पार्टी से इसका ऑडिट कराया गया था? जब भी हम वेसल्स बनाते हैं, ऐसी वेसल्स बनाते हैं, मर्चेंट वेसल, जिन्होंने समंदर के अंदर जाना होता है, जिन्होंने समुद्रों के ऊपर तय ना होता है, या जिन्होंने, जिस तरीके से सबमरीन्स हैं, हम समंदरों के अंदर उनको लेके जाते हैं, तो उनका हमेशा थर्ड पार्टी ऑडिट होता है। उनको स्टैंडर्ड्स के साथ उनका मुआवजा किया जाता है और देखा जाता है कि कहाँ कहाँ पर कमियां हैं। लेकिन मैंने जितनी भी इनकी वेबसाइट्स देखी हैं वहाँ पर मुझे इनका थर्ड पार्टी ऑडिट नज़र नहीं आया, और उसकी बुनियादी वजह ये बताई जाती है कि क्योंकि ये एक्सपेरिमेंटल मिशंस पर जाती थी, रिसर्च मिशंस पर जाती थी, इसलिए इसे किसी स्टैंडर्ड बॉडी से, जिस तरह ISO है या बाकी और बॉडीज़ हैं, उससे एक्रीडेट नहीं कराया गया, उससे इसको टेस्ट नहीं करवाया गया। अब जब ये टेस्ट नहीं हुई तो क्योंकि ये एक्सपेरिमेंटल वेसल थी, तो फिर हम इसमें लोगों को ले जाकर सियाहत क्यों करा रहे थे, और उन लोगों से हम खतीर रकम भी ले रहे थे। तो ये चीज़ें बड़ी क्वेश्चनेबल हैं कि हम एक तरफ ये करें कि ये टेस्ट बेसिस पर थी, और दूसरी तरफ हम इसमें सियाहत भी करा रहे थे, और उसके साथ साथ हम इसे बिजनेस भी गेन कर रहे थे। जो हल्स होता है, जिसका फ्रेम होता है, जब वो समंदर के अंदर जाता है तो प्रेशर बहुत पड़ता है, तो वो जो फ्रेम होता है वो सुकड़ जाता है, अंडर प्रेशर वो सुकड़ जाता है, उसकी शक्ल थोड़ी सी बदल जाती है, और उसके बाद जब वो एक्सट्रीम प्रेशर से वापस आता है तो वो दोबारा नॉर्मल हो जाता है। तो ये ऐसे ही है जैसे आपने एक मरतबा उसको सुकेड़ा और फिर नॉर्मल, सुकेड़ा और नॉर्मल। तो ये तो बहुत ज़्यादा ज़रूरी था कि जब वो वापस आता है तो उसके सारे के सारे स्ट्रेस के टेस्ट किए जाएं, क्योंकि जब स्ट्रेस आता है किसी मटीरियल पर और वो उसको डी-शेप करता है, तो साथ साथ उसको डिग्रेड भी करता है, उसकी क्वालिटी को भी कम कर देता है, मटेरियल इंटेग्रिटी रहती नहीं है उतनी। तो हमें तो फ़ौरन देखना चाहिए था कि जब वो वापस आती है तो उसके मुख्तलिफ चेक्स होने चाहिए थे, उसके अल्ट्रासोनिक डिटेक्शन स्कैन्स होने चाहिए थे। अल्ट्रासोनिक के ज़रिए हम छोटे छोटे लेवल पर भी अगर कोई माइनर चेंजेस भी आई हैं मटेरियल में तो उसको देख सकते हैं। उसकी एक्सरे माइक्रोस्कोपी होनी चाहिए थी, उसके ज़रिए भी हम डिफेक्ट्स को पकड़ सकते हैं, हम देख सकते हैं। और ये काम तो हम इंडस्ट्री में कर रहे होते हैं। जहाँ पर मैं काम करता हूँ वहाँ पर गैस टर्बाइन्स के ब्लेड्स, जो कंप्रेसर के ब्लेड्स हैं, उनको देखा जाता है, उनको
हम अल्ट्रासोनिक स्कैन्स के ज़रिए देखते हैं कि कहाँ पर हमें डिफेक्ट्स नज़र आ रहे हैं, ताकि अगली मरतबा जब हम टरबाइन चलाएंगे तो वो चलते चलते उसमें रन डाउन, उसमें शट डाउन ना हो जाए। तो ये काम तो हम ये कर रहे होते हैं। मुझे हैरानी है कि ये काम यहाँ पर क्यों नहीं किया गया। तो बहुत से ऐसे सवालात हैं जिनके जवाब अभी हमें मिलने हैं, लेकिन ये चीज़ क्वेश्चन रेज करती है, और वो क्वेश्चन ये है कि कहीं ना कहीं हमारे स्टैंडर्ड्स कॉम्प्रोमाइज हैं। हमारे स्टैंडर्ड्स, मैं उन स्टैंडर्ड्स की बात नहीं कर रहा जो इंटरनेशनल लेवल के स्टैंडर्ड्स हैं, लेकिन जो हमने अपनी कंपनीज के लिए बनाए हुए हैं। लेकिन मैं तो एक और सवाल भी सोचता हूं, और वो ये कि जब हम लोगों को कहेंगे कि हम आपको स्पेस में लेके जाएंगे, जिस तरीके से हम आर्टिमस में भी कुछ लोगों को लेके जा रहे हैं, उसके अगले जो लॉन्चेस होंगे उसमें लेके जा रहे हैं, बिलियनर्स को लेके जा रहे हैं, और उसके अलावा हम नियर स्पेस में, जो हमारे करीब की स्पेस है, उसमें भी लोगों को लेकर जाएंगे, ज़मीन के गिर्द घुमाएंगे। तो इस किस्म के वाक़यात उन एक्सपीडिशंस पर भी क्वेश्चन मार्क लगा देते हैं। लोग डर जाते हैं, लोग पीछे हो जाएंगे कि क्या यहाँ पर भी स्टैंडर्ड्स को मीट किया गया है। जब हम इस किस्म के वाक़यात देखते हैं तो इस किस्म के वाक़यात का साइंस और टेक्नोलॉजी पर बहुत बुरा असर पड़ता है। एक तो रिसर्च आहिस्ता आहिस्ता स्लो होना शुरू हो जाती है, दूसरा ये कि आपको फंडिंग चाहिए होती है, और वो फंडिंग बिजनेस से मिलती है। और जब आप लोगों को इस किस्म के एक्सीडेंट्स देते हैं तो लोग आहिस्ता आहिस्ता पीछे होना शुरू हो जाते हैं, और आपकी वो जो फंडिंग है जो मुख्तलिफ किस्म के प्रोजेक्ट्स में जा रही होती है वो ख़त्म होना शुरू हो जाती है। तो हमें इस चीज़ का बहुत क्लोजली मुआयना भी करना होगा, इस पर स्ट्रिक्ट एक्शंस भी लेने होंगे, और ये भी देखना होगा कि किस तरीके से ऐसे जो एक्सीडेंट्स हैं उनको फ्यूचर में रोका जा सकता है, वरना इससे साइंस एंड टेक्नोलॉजी को बहुत ज़्यादा नुकसान पहुंचेगा। और मेरी दुआएं उन लोगों के साथ हैं जो कि इसमें थे, और स्पेशली हमारे पाकिस्तानी जो इसमें मौजूद थे और जिनकी वफ़ात हुई, हम सब उनके लिए दुआगो हैं। तख्ती ऑनलाइन को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, और इस इल्म को दूसरों तक पहुँचाते रहिए।